ठीक है, आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा था। इस टॉपिक का नाम था कंडेंसेशन। ठीक है, तो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कि एक सैचुरेटेड टेम्परेचर रहता है, और अगर ये सैचुरेटेड टेम्परेचर से अगर कोई भी टेम्परेचर हाई होगा तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। सिमिलरली अगर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर बिलो टेम्परेचर रहे और उसकी वजह से अगर फेस चेंज हो रहा है, मतलब दो जगह पे फेस चेंज हो रहा है। सबसे पहला फेस चेंज कहाँ हो रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? एक सैचुरेटेड टेम्परेचर है, और ये सैचुरेटेड टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर राइज हुआ, मतलब मान लो 99 तक आपका सैचुरेटेड टेम्परेचर है, जैसे आपने 100 मतलब 100 पे आए तो आपका जो है वो फेस चेंज अकर हुआ। क्या अकर कैसे हुआ? तो ये जो था लिक्विड के फॉर्म में था, अब वो जो लिक्विड है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब दूसरे समझो कि एक टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर कितना होगा? तो अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस मान लो। तो 4 डिग्री सेल्सियस के अगर नीचे टेम्परेचर गया तो आपके पास जितना भी वेपर्स हैं वो वेपर्स क्या होंगे? तो अगेन लिक्विड के स्टेज में आ जाएंगे। तो ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट लिखा है कि कंडेंसेशन इज अ रिवर्स ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस when a saturated vapors come in contact with a surface whose temperature is below or lower than its saturated temperature. The vapors will release its latent heat, and change of phase from vapor to liquid take place ठीक है इमीडिएटली। मतलब क्या बोला उसने? उसने स्टेटमेंट ये दिया गया कि जब एक सैचुरेटेड टेम्परेचर से बिलो अगर टेम्परेचर हुआ तो ये टेम्परेचर होने की वजह से जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है? तो बोला गया है कि ये जो है, मतलब जो वेपर्स है वो अपना लेटेंट हीट रिलीज कर देते हैं, और जैसे उन्होंने लेटेंट हीट रिलीज किया तो ये जो वेपर के फॉर्म में है वो अगेन लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे, और अल्टीमेटली इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब कंडेंसेशन के बाद यहाँ पे दो तरह के कंडेंसेशन होते हैं। एक होता है फिल्म वाइज कंडेंसेशन और दूसरा होता है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज क्या होता है? तो ये देखो, अब एक इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया, एक कांच का ट्यूब लिया है मैंने, ठीक है, और ये ट्यूब के ऊपर में मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर लटका दिया, पतला सा सिलेंडर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब अगर मैंने यहाँ पे स्टीम इंजेक्टर लगाया तो स्टीम इंजेक्टर क्या करेगा? तो यहाँ से स्टीम इंजेक्ट करेगा, और ये स्टीम जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस हो रहा है। तो अब देखो, ऑब्जर्व करना, कंडेंसेशन होने के बाद ये दो फॉर्म में हमारे पास आते हैं। तो दो फॉर्म क्या क्या है? तो एक बताया फिल्म वाइज कंडेंसेशन होगा और दूसरा ड्रॉप वाइज होगा। अब मतलब क्या होता है वो समझो। फिल्म का मतलब होता है, हिंदी में यहाँ पे बोलेंगे धार। धार मतलब क्या हुआ? कि आप एक फिनिशिंग सरफेस लिया, मान लो एक तुमने एक प्लेट ले लिया, इस प्लेट के ऊपर से तुमने यहाँ से पानी रिलीज किया, तो पानी रिलीज करने पे क्या होगा देखना, वो एक मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या वे में वो फ्लो होंगे। ठीक है, ये जो फ्लो होती हैं, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वे में, इसे हम लोग बोलते हैं फिल्म वाइज कंडेंसेशन। बराबर, मतलब जो अगर आपका ये जो सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर का सरफेस जो है अगर वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे तो ये स्मूथनेस की वजह से जो कंडेंसेशन होगा वो फिल्म वाइज कंडेंसेशन होगा। अब जस्ट इमेजिन करिए कि ये जो सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर की जगह पे आपके घर का जो टंकी है,
सिलेंडर का जो गैस है मैं वो यहाँ पे लटका देता हूँ, और अब वहाँ पे जो कंडेंसेशन होगा ना, तो वो कैसा कंडेंसेशन होगा, तो वो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होगा। इसलिए हम इसको दो नाम दिए हुए हैं, फिल्म वाइज कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए, तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इन दिस केस द लिक्विड वेट द सरफेस एंड कंटिन्यूअसली फिल्म इज फॉर्म ऑन द सरफेस। ठीक है, फिल्म वाइज में क्या होगा कि अब जस्ट इमेजिन, मैंने पहले बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो स्मूथ हुआ तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और ये कंडेंसेशन जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर मूव करने लग जाएगी। दूसरी बात क्या बोला, the film move down due to gravity and the thickness of film increases progressively due to addition of condensed vapor. This condense offer thermal resistance to heat transfer between the surface and the vapor, and the heat transfer will be now due to convection between film and vapor and condensation between the film and the liquid surface. ठीक है, मतलब इसने क्या बोला कि यहाँ पे जो है जब ये फिल्म बन जाती है, मतलब एक जस्ट इमेजिन करो कि एक पानी की धार बह रही है, तो ये पानी की धार जो बह रही है, तो जो वेपर्स है और जो सिलेंडर का सरफेस है, ये दोनों के बीच में वो एक ऑब्स्टिकल का काम करती है, और ये ऑब्स्टिकल जो है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं होने देती है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू होता है। अब कंडक्शन कैसे हुआ, तो ये जो फिल्म है और ये जो सरफेस है, ये दोनों के बीच में कंडक्शन हुआ, क्योंकि फ्रॉम one part of a solid body to another part, or from one part of a solid to the different part, तो यहाँ पे वो different part आ गया। और दूसरा कन्वर्शन कैसे हुआ, तो वेपर से जब लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तब हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, so thus overall heat transfer coefficient will be lower. Film condensation takes place when pure vapor condense on a clean surface. Word याद रखिएगा, clean surface. Figure shown the condensation of a vertical plate. ठीक है, चलो इसी तरीके से अब आता है आपका ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कैसे होगा, तो जैसे आपने, मतलब मैंने क्या बताया कि जब सरफेस फिनिश्ड रहेगा, बिल्कुल चिकना रहेगा, तब वहाँ पे फिल्म का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर सरफेस जो है वो खुरदुरा या रफ होगा, तो वहाँ पे ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा। ये आज आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दो सरफेस लेके उसके ऊपर मतलब नीचे में स्टीम जनरेट करिए, उससे ऊपर वाले को कंडेंस कर दीजिए, मतलब स्टो ढक के कंडेंस करिएगा, और जब उसको आप उठाएंगे तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि फिल्म का फॉर्मेशन हो रहा है कि ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो व्हेन द लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस एंड द वेपर कंडेंस in the form of droplet on solid surface, it is called as droplet condensation. These droplets are formed in crack and bits on the surface. They grow in size, break away, and finally run off the surface, taking other droplets. Hence, no film is formed between the vapor and the solid surface. Thus, heat transfer coefficient is higher from drop-wise condensation than film-wise condensation. It is always desirable but difficult to achieve drop-wise condensation in practical. ठीक है, मतलब होता क्या है, जनरली जितने भी आप सरफेस देखोगे, ठीक है, वो सारे सरफेस जो हैं वो वेल फिनिश होते हैं, मतलब उनको ड्रॉप वाइज में कन्वर्ट नहीं कर, मतलब नहीं कर पाते हैं। तो ड्रॉप वाइज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, मगर अल्टीमेटली देखा गया है कि ड्रॉप वाइज का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हायर होता है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। So in designing condensing equipment, always film-wise condensation is considered. Drop-wise condensation can occur on highly polished surface or by certain additives like fatty acid, silicon,
etc. in vapors. However, still there are a lot of problems is obtaining in drop-wise condensation. चलिए अब ड्रॉप वाइज के बाद जो है ये यहाँ पे आपको डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। डेरिवेशन कैसा फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये न्यूमेरिक ये डेरिवेशन आपने सेकंड चैप्टर में करके रखा हुआ है ना। क्या हो रहा है, हमने इस पॉइंट से मतलब ये जो वाई 0 पॉइंट है या बी पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक लिक्विड को फ्लो कराया। ठीक है, अब ये जो लिक्विड फ्लो कर रही है, तो अब हमने इमेजिन किया कि एक एक्स डिस्टेंस पे डेल थिकनेस है। उसके बाद हमने एक एलिमेंट्री एरिया लिया जिसका नाम दिया ए, जिसकी थिकनेस डी एक्स और डी वाई है, जो हमारे सरफेस से वाई दूरी पे है, और रीजन से x प्लस एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को उसने एलोबरेट किया और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो एक्सप्लेन करने पे क्या वर्ड लिखा है सुनो। कंसिडर द फिल्म कंडेंसेशन ऑन अ फ्लैट प्लेट एज शोन इन फिगर। द origin O, जो मैंने पहले बताया था, द origin O is considered as topmost point on the plate. X direction is considered in downward direction and Y direction is towards right hand side. मतलब इस तरफ जब हम आएंगे तो हम उसको X कंसिडर करेंगे, और इस तरफ जो जाएंगे हम लोग वो उसको Y कंसिडर करेंगे। The thickness of film is 0 at origin and the maximum at the bottom of the plate. मतलब यहाँ पे जो thickness है वो 0 है, और सबसे ज़्यादा maximum कहाँ है, तो top of the या bottom of the plate में। The flow inside the film will be laminar unless the velocity of vapor is too high or liquid film is very thick. The dimensions of plate are L length, width B, and the thickness of film at the bottom of the plate is del. Okay? चलिए कुछ assumptions हैं जो आपको याद रखने हैं कि the properties of the fluid are constant and condensate flow is laminar. The film is of the thin that temperature vary from Ts to T saturated. Inside the film is linear. Temperature at the liquid vapor interface is T saturated. Heat transfer in the film is due to pure condensation. वेपर डेंसिटी के लिए हम लोग ने V मतलब रो V लिखा है, और लिक्विड डेंसिटी के लिए हमने रो L लिखा है, और बाद में कंसिडर किया गया है कि रो V इज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल है लिक्विड डेंसिटी से। ठीक है, उसके बाद द फोर्स एक्टिंग ऑन विस्कस फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, inertia and normal viscous force are neglected. Shear stress at the liquid vapor interference is 0। मतलब del u upon del y जो है वो अल्टीमेटली मतलब x एक्सिस में बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो होगा 0 होगा। And curvature and radiation effect are considered as negligible, and the condensing vapor is pure and is free from air and non-conducting gases। चलो इसके बेसिस पे आपका डेरिवेटिव पार्ट आ जाता है। डेरिवेशन में स्टैटिक से स्टार्ट करो कि द वेलोसिटी, पहला जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेलोसिटी इनसाइड द फिल्म इज अ फंक्शन ऑफ distance y from the surface. Consider the elementary control volume A inside the film. The force acting on the control volume is मतलब अल्टीमेटली उसने क्या पूछा, ग्रेविटी क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास क्या होता है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, डेंसिटी को रो लिखा और वॉल्यूम की जगह हमने पहले ये देख के रखा हुआ है, तो बी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू ग्रेविटी का जी। अब ये जो लग रहा है इसी के अपोजिट में एज सोन फिगर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द लिक्विड एक्ट डाउनवर्ड एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वेपर एक्ट अपवर्ड। ठीक है,
तो अब जो अपवर्ड लग रहा है और डाउनवर्ड लग रहा है, हम लोग को इनफ्लक्स और इफ्लक्स वाला याद है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा लिक्विड वाला, तो लिक्विड में आया रो एक्स बी डी एक्स डी वाई इंटू जी। अब इसी तरीके से वेपर का क्या होगा, तो रो वी इंटू बी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू जी। तो अल्टीमेटली ये दोनों में जो कॉमन टर्म्स थे वो बाहर निकल गए, जो बचा वो है मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ वेपर। सो अल्टीमेटली शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द लेफ्ट फेस क्या होगा, तो शेयर फोर्स क्या होता है, तो शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब शेयर स्ट्रेस को मैंने टाउ से लिखा, और टाउ क्या होता है, तो टाउ इज अ फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू डी यू बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया, टाउ की जगह न्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू एरिया जो है वो है बी इंटू डी एक्स। अब अल्टीमेटली शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द राइट साइड कितना होगा, तो जितना लेफ्ट साइड में रख रहा है प्लस कुछ क्वांटिटी में जो राइट साइड लगा वो उसके इक्वल। मतलब क्या हुआ, मी डी यू बाई डी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई ऑफ दिस होल टर्म। अब अल्टीमेटली क्या करना है, तो इनको ओपन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा म्यू डी यू बाई डी एक्स बी डी एक्स प्लस न्यू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू बी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब नेट शेयर फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, तो अल्टीमेटली अपवर्ड क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये ऑन द राइट फेस लिखा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हुआ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये माइनस दिस होल टर्म लिख लूंगा। तो मैंने क्या किया, पहले वो लिखा और फिर बाद में ये जो दूसरा वाला था वो दोनों लिखा। तो मुझे ये पता चला कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा जो आंसर आया वो आया माइनस न्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू बी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक। अब इक्वेटिंग द फोर्स टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन 12 एंड 13। चलिए अब जो 12 है और 13, ये है 12 आपका और ये है 13 आपका, ये दोनों को इक्वेट करते हैं। तो ये दोनों को जैसे इक्वेट करोगे तो आपके पास जो जो अब हटते जा रहे हैं उसको हटा दें। ठीक है, तो आपका बचा क्या, रो एल माइनस रो वी इंटू जी अपॉन म्यू इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बराबर है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, ये होगा डी यू अपॉन डी वाई, और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अगेन इंटीग्रेट करोगे तो आपका इक्वेशन जो हो जाएगा यू ऑफ दिस होल टर्म आ जाएगा, बराबर है। So getting the value of C1 and C2 by using the boundary condition। तो हमारा बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है, तो y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो वेलोसिटी जो है वो भी 0 होगा। ओ भाई थोड़ा सा प्लीज, ठीक है। और y अगर डेल हो जाएगा तो डेल स्क्वायर अपॉन मतलब डी यू बाई डी वाई जो है वो भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए हमने ये दो बाउंड्री कंडीशंस लगाई। तो बाउंड्री कंडीशन लगाने के बेसिस पे हमें दो इक्वेशंस मिले, पहला C2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा C1 इज इक्वल टू ये होल टर्म आया। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे C1 और C2 की वैल्यू पुट करनी है। तो जब मैं यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा इक्वेशन ऐसा आएगा, और मैं अल्टीमेटली इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा ये इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए। The above equation represent velocity profile inside the film condition। ठीक, ये क्या बता रहा है, तो velocity profile बता रहा है। अब for getting the mean velocity integrating the velocity profile, तो integrating the velocity profile कहाँ से, 0 से लैम्डा तक, सॉरी डेल तक, u इंटू डी वाई। अब u की वैल्यू तो आपने अभी यहाँ से निकाल ली है, तो ये पूरे की पूरी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब रखने के बाद क्या करोगे, तो इंटीग्रेट कर दोगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो इक्वेशन बना वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू जो है, सॉरी डेल की वैल्यू जो है, अब जब आप इक्वेट करेंगे तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। इसी तरीके से मास फ्लो रेट है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू मीन वेलोसिटी। डेंसिटी रो के लिए है, एरिया बी इंटू डेल के लिए है,
अब मीन वेलोसिटी आपने जो अभी निकाली है वो है, और अल्टीमेटली अब मैं इसको पूरा को पूरा फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ। तो जब ये सिंप्लीफाई हुआ तो हमारा जो इक्वेशन आया वो है रो 1 इंटू रो एल liquid density into liquid density minus vapor density into B into del cube into G upon 3 mu। ठीक है, तो the above mass flow rates change with distance x and del changes with x, so mass of condensate एडेड बिटवीन x टू x प्लस dx जो होगा वो क्या होगा। तो हमने उसके लिए जो अभी हमारे पास जो टर्म आया, अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू डेल अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इक्वेशन बना डी एम इज इक्वल टू डी अपॉन डेल डी डेल ऑफ दिस होल टर्म। और अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका जो ये तीसरा 3 थे वो अल्टीमेटली 2 हो जाएंगे और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कुछ है ना, एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो ये देखो यहाँ पे 3 से 3 यहाँ कट जाता और उसके बाद अल्टीमेटली ये डेल स्क्वायर आ जाता। तो हमारा ये इक्वेशन हुआ। अब हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, तो हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल एम इंटू एच एफ जी होता है। अब एच एफ जी तो आपको पता है, मतलब वो तो स्टीम टेबल से निकलेगी। अब डी एम की वैल्यू आपने अभी निकाली, तो आपने क्या किया, डी एम की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट किया, तो ये आ गई आपकी डी एम की वैल्यू। This heat due to condensation will be equal to heat ड्यू टू कंडक्शन। तो अगर कंडक्शन के इक्वल आ जाएगा तो इक्वेशन क्या बना, डी क्यू इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब के इंटू ए, अब डी टी क्या होगा, तो टी सैचुरेटेड माइनस टी एस अपॉन डेल। अब अल्टीमेटली ये दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल कर दें, क्योंकि हमने पहले बोला है कंडेंसेट जो है वो कंडक्शन के इक्वल हो रहा है। तो ये दोनों को जब इक्वेट करोगे तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपका एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करोगे। स्टेटमेंट ये है कि जैसे जैसे प्लेट की हाइट आप बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली फिल्म का थिकनेस जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बेसिस पे आपने ये इक्वेशन निकाला है, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो एक नया टर्म आ जाएगा x प्लस सी एम। बस अल्टीमेटली बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो इसके बेसिस पे आपके पास डेल की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से फिल्म हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो फिल्म हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की ही तरह है जैसे लास्ट टाइम आपने नस्सेल्ट नंबर से यूज़ किया था, क्या कि एन यू इज इक्वल टू एच एल अपॉन के, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाना है। To obtain the heat transfer coefficient, consider steady state condition. That means heat transfer due to conduction will be equal to heat transfer by due to convection. तो अब कंडक्शन वाला पार्ट ये था, कंडक्शन वाला पार्ट ये है, दोनों को इक्वेट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा heat transfer coefficient is equal to thermal conductivity divided by डेल। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय डेल की वैल्यू तो आपने पहले अभी यहाँ से निकाल के रखी हुई थी, तो आप क्या करेंगे, के इंटू ये डेल की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, अल्टीमेटली एच एक्स जो है आप वो के को भी अंदर मल्टीप्लाई किए तो आप अंदर आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर एक्स की वैल्यू एल हो गई तो आपका जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, to obtain the average heat transfer coefficient, integrate the following heat transfer coefficient। तो चलिए अब इंटीग्रेट करिए विथ लिमिट 0 टू एल। अपने 0 टू एल अगर लिमिट इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने पे जो भी कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ गए, तो जो नॉन कांस्टेंट टर्म था वो था एक्स, तो एक्स रेज टू पावर -1/4 + 1 अपॉन -1/4 + 1। अब यहाँ पे आपने लिमिट पुट की 0 और एल, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एल वाला जो पार्ट है वो ये आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आपका ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है।
कि h इज इक्वल टू क्या होता है, तो 4/3 इंटू एच एफ और 4/3 इंटू के अपॉन डेल एल, ठीक में, वेयर डेल एल इज द थिकनेस ऑफ फिल्म एट डिस्टेंस एल, दैट मीन्स बॉटम ऑफ द प्लेट, और h also can be written in the form। अब देखो दूसरा क्या और लिख सकते हैं, तो h इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ये कहाँ से आया, ये पूरा टर्म लिखने की जगह पे, ठीक है। ये टर्म लिखने के बाद अब जो भी आपको नोन वैल्यूज पता है वो सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही है ना वो, और जो आपकी मतलब प्रैक्टिकल वैल्यूज आ रही है, ये दोनों के बीच में 20% का डिफरेंस आता है, ठीक है। 20% का डिफरेंस आता है, तो वो क्या किए, मान लो ये हमने एक्चुअल पकड़ मतलब कैलकुलेटेड पकड़ा, तो कैलकुलेटेड के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल निकालना पड़ेगा। तो जब आपने बोल दिया है 20% हायर है, तो पहले 100 फिर 20%, मतलब ये 1.25 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 1.2 इंटू दिस होल टर्म का मल्टीप्लाई किया, तो जो नेक्स्ट वर्ड आया वो आपका ये आया, मतलब ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट दिया गया कि जैसे जैसे आप प्लेट का हाइट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है वो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। दूसरा कंक्लूजन दिया कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ड्यू टू कंडेंसेशन Q इज इक्वल टू क्या होता है, तो एच ए इंटू टी सुपर हीटेड टी सैचुरेटेड माइनस टी एस, एंड टोटल रेट ऑफ मास कंडेंस क्या होगा, तो m इज इक्वल टू क्यू अपॉन एच ऑफ, ये आपने फॉर्मूलेस कर दिया। चलिए आई थिंक लास्ट टॉपिक है आपके इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस इन कंडेंसेशन, मतलब ऐसे कौन कौन से गैसेस हैं जो कंडेंसेबल नहीं है लेकिन उनको कंडेंस करने की कोशिश की जाती है। So any presence of non-condensable gas reduce the heat transfer coefficient due to condensation to a very high extent. For example, if we consider condensation of steam in the condenser, a small percentage of air reduce the rate of heat transfer, the heat transfer coefficient up to 50%. This happened due to this happened because during the process of condensation, this non-condensable gas at the surface will provide resistance to heat transfer and condensation of steam only occurs। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो भी नॉन कंडेंसेबल गैस है वो जब भी हीट ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करेंगे तो एट दैट टाइम जो है आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसके मैं आज आपको शाम को एक वीडियो बना के भेज दूंगा, और अल्टीमेटली आज हम लोग अपना ये चैप्टर जो है ख़त्म करते हैं।